Hello students, welcome to Dronacharya IS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 14th January 2022. Well, इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल से विच इज़ अबाउट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021. वेल, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन्होंने थर्सडे को इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 रिलीज़ किया. इसे शॉर्ट फॉर्म में ISFR भी बोल दिया जाता है. इससे पहले ये जो रिपोर्ट आई थी वो 2019 की असेसमेंट की आई थी एंड 2019 के बाद 2021 में इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट मिनिस्ट्री ने रिलीज़ की है. वेल, इस जो रिपोर्ट की जो मेजर फाइंडिंग है वो ये है कि इंडिया का जो फॉरेस्ट और ट्री कवर एरिया है वो 2019 की असेसमेंट के कंपैरिजन में बढ़ चुका है. हमारा फॉरेस्ट और ट्री कवर कंट्री का इंक्रीज़ हुआ है बाय 2261 स्क्वायर किलोमीटर. तो ओवरऑल हमारे कंट्री का जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है दैट हैज़ इंक्रीज्ड और इसे कंपेयर किया गया है बाय द लास्ट असेसमेंट जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 आई थी उसके कंपैरिजन में 2021 तक हमारा इतना फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर इंक्रीज़ हो चुका है. अच्छा, तो सबसे पहले अब हम समझते हैं कि जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये होती क्या है. तो ये एक असेसमेंट है जिसके अंदर इंडिया का जो फॉरेस्ट है और जो ट्री कवर है इसे असेस किया जाता है. हर 2 साल बाद इसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश करता है. फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ये बात याद रखेंगे कि देयर इज़ अ सेपरेट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो हर 2 साल बाद इस असेसमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है. पहली बार इंडिया में ये सर्वे 1987 में हुआ था, जिसके बाद अब ये जो 2021 का सर्वे है दिस वाज 7th इन एडिशन. ये 17th टाइम है कि इंडिया के अंदर ये असेसमेंट किया गया है. बहुत कम कंट्रीज़ है दुनिया भर में ऐसे जो कि हर 2 साल बाद इस तरीके के सर्वे को प्रेजेंट करते हैं, ऐसी असेसमेंट करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और एक रोबस्ट मेथड है. ये जो डाटा है इसे कंप्यूट किया जाता है थ्रू वॉल टू वॉल मैपिंग. जो इंडिया के फॉरेस्ट कवर है उसको रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स के थ्रू उनको मैप किया जाता है. एंड इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं कि हमारा इंडिया का फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, किस रेट पे हो रहा है, तो इन सब डाटा को यूज़ करके हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनकी प्लानिंग में, उनकी फॉर्मुलेशन में, फॉरेस्ट मैनेजमेंट में या फिर इवन फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर्स में जो ISFR असेसमेंट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है. नाउ देखते हैं कि जो इस बार 2021 में ISFR आया है इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या हैं. तो सबसे पहली चीज़ तो आपने याद रखनी है कि जो इंडिया का फॉरेस्ट कवर है, अगर हम फॉरेस्ट और ट्री कवर की बात करते हैं तो वो इंक्रीज़ हुआ है बाय 2261 स्क्वायर किलोमीटर की. लेकिन अगर हमसे सिर्फ और सिर्फ पूछा जाए कि कितना फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है देन द वैल्यू इज़ 1540 स्क्वायर किलोमीटर एंड उसके बाद 721 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज़ हमें ट्री कवर में देखने के लिए मिला है एज़ कम्पेयर टू 2019. तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त इंडिया के अंदर जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो हमारे टोटल एरिया का 21.71% हमारे कंट्री का एरिया इस वक्त अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर आता है. नाउ ये क्योंकि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वैल्यू हमें विद रिस्पेक्ट टू हमारे जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से है कि 21.7% हमारा जो एरिया है वो फॉरेस्ट कवर के अंदर है. याद रखेंगे 2019 में जब ये सर्वे हुआ था तब हमारा जो एरिया था वो 21.67% था. तभी हम कह रहे हैं कि हमारा इस बार जो असेसमेंट हुआ है उसने शो किया है कि हमारा जो फॉरेस्ट कवर है, जो हमारा ट्री कवर है वो इंक्रीज़ हो चुका है. इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है कि अगर हम असेसमेंट देखें
तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंक्रीज़ हमें जो फॉरेस्ट कवर में देखने के लिए मिला है दैट इज़ फ्रॉम द स्टेट ऑफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। ये स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है, ये भी इसके अंदर कवर किया गया है। लेकिन याद रखें दिस इज़ डिफरेंट। यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि वो कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश हमारी ऐसी स्टेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, नंबर 1। नंबर 2 पे आता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, देन कम्स छत्तीसगढ़, देन कम्स उड़ीसा एंड देन कम्स महाराष्ट्र। तो टॉप 5 स्टेट्स जहाँ पे आपको लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर मिलेगा, तो नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय अरुणाचल, देन छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। लेकिन इंक्रीज का रेट कहाँ पे ज़्यादा है? आंध्र प्रदेश, देन तेलंगाना एंड उड़ीसा। फिर यहाँ से एक और क्वेश्चन भी बनता है, अगर हम स्टेट्स को रैंक करें अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू देयर जियोग्राफिकल एरिया, उनके एरिया के हिसाब से किसके पास ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, तो याद रखिएगा यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाती हैं डेफिनेटली, बिकॉज स्टेट्स जो हैं उनका एरिया ऑलरेडी कम है और वो ऐसे जोन में फॉल करती हैं जहाँ पे रेनफॉल की वजह से, टेम्परेचर की वजह से जो वेजिटेशन है वो अबंडेंटली मिलती है। देयरफॉर यहाँ पे नंबर 1 पे होगा मिज़ोरम, देन अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड। तो 3 तरह की फाइंडिंग्स यहाँ पे अलग अलग करके दी गई हैं, इसे याद रखिएगा। रेट कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, टोटल इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कौन सी स्टेट में है, देन तीसरा आता है कि एज़ कम्पेयर टू जियोग्राफिकल एरिया उसके हिसाब से कितना परसेंट एरिया हमारा फॉरेस्ट कवर करता है। यहाँ पे एक और बड़ा कंसर्न जो हमारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है वहाँ से ये निकला है कि हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम एंड नागालैंड, इन 5 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फॉरेस्ट कवर कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू 2019। इन स्टेट्स के अंदर फॉरेस्ट कवर कम हुआ है, तो ओवरऑल फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, लेकिन वो स्टेट्स जो कि रिच हैं फॉरेस्ट कवर में उनका फॉरेस्ट कवर डिक्रीज़ हुआ है। नाउ दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। साथ ही में यहाँ पे मैंग्रोव्स का डाटा भी शो किया गया, जो हमारे मैंग्रोव्स हैं उनका भी जो नंबर है वो इंक्रीज़ हुआ है एंड इस वक्त हमारा जो टोटल मैंग्रोव कवर है इट इज़ अराउंड 4,992 स्क्वायर किलोमीटर। पिछले 2019 के कंपैरिजन में 17 स्क्वायर किलोमीटर मैंग्रोव्स का जो कवर है वो इंक्रीज़ हुआ है। इस सर्वे में ये भी दिखाया गया कि हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो कितने प्रोन है टू फॉरेस्ट फायर। तो इस सर्वे से ये पता चला है अराउंड 35.46% ऑफ आवर फॉरेस्ट कवर इज़ प्रोन टू फॉरेस्ट फायर। हम सुनते हैं कि कभी अमेज़ॉन में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी कैलिफोर्निया के आसपास के जंगलों में कि फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंसेस कितने बढ़ चुके हैं, तो इंडिया में दे आर 35.46% फॉरेस्ट कवर विच इज़ प्रोन टू फॉरेस्ट फायर एंड इसमें भी 2.81% ऐसा है जो कि एक्सट्रीमली प्रोन है और कुछ हाईली प्रोन और इस कैटेगरीज में आते हैं। साथ ही में इस रिपोर्ट में इंडिया का जो टोटल कार्बन स्टॉक है उसको भी असेस किया गया एंड ये भी इंक्रीज़ हुआ है एज़ कम्पेयर टू 2019। सिमिलरली बैम्बू फॉरेस्ट को भी अलग से मेंशन किया गया एंड बैम्बू फॉरेस्ट हैज़ ऑल्सो ग्रोन एज़ कम्पेयर टू 2019 असेसमेंट। देन अब ओवरऑल फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है, बट वी नीड टू नो कि वो किस तरह के फॉरेस्ट हैं जो कि ग्रो कर रहे हैं इंडिया के अंदर। जो ट्रेंड है जो फॉरेस्ट की ग्रोइंग का वो यूनिफॉर्म नहीं है ना। इसको समझने के लिए पहले हमें ये पता होने चाहिए कि ISFR जो फॉरेस्ट है उनको किन किन कैटेगरीज़ के अंदर सर्वे करता है। तो याद रखिएगा एक कैटेगरी आती है वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट हम किसको कहते हैं? ऐसा फॉरेस्ट कवर जिसकी जो कैनोपी है उसकी डेंसिटी 70% से ज़्यादा है। फिर आते हैं मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। ये वो फॉरेस्ट होते हैं जिनकी जो कैनोपी डेंसिटी है वो 40 to 70% के बीच में होती है। एंड फिर आते हैं ओपन फॉरेस्ट जो कि उनकी जो कैनोपी होती है वो 10 to 40% के बीच में होती है। जो स्क्रब्स होते हैं उनकी तो कैनोपी डेंसिटी बहुत ही कम होती है, इट इज़ लेस देन 10%। तो इन कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया जाता है। बट याद रखिएगा कि जो 3 फॉरेस्ट कवर हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट, इनको असेस किया जाता है। लेकिन जो स्क्रब्स हैं इनको सर्वे ज़रूर किया जाता है, लेकिन इनको फॉरेस्ट की कैटेगरी के अंदर डाला नहीं जाता।
तो रिपोर्ट से ये पता चला है कि हमारे जो वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं, जिनकी जो कैनोपी होती है वो मोर देन 70% होती है, दे आर ग्रोइंग। वहाँ पे हमें 501 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज़ मिला है, जो कि एक काफ़ी हेल्दी साइन है। बट ये भी शो कर रहा है कि ये सभी जो फॉरेस्ट हैं ये प्रोटेक्टेड हैं, दे आर रिजर्व्ड फॉरेस्ट, और लगातार वहाँ पे कंजर्वेशन हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो चलती जा रही हैं ना। एक्सपर्ट्स के लिए बड़ा कंसर्न ये है कि जो हमारे मॉडरेटली डेंस्ड फॉरेस्ट हैं उनका एरिया जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। मतलब बेसिकली हमारे जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं, जिनके ऊपर हम ज़्यादा रिजर्व या फिर ज़्यादा कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ नहीं चल रही हैं, वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। और ये जो डिक्रीज़ है, इसी के साथ साथ हमारे जो ओपन फॉरेस्ट हैं वो भी डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज शोइंग द डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट इन कंट्री का जो हमारे जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं ये क्योंकि ये लेस डेंस फॉरेस्ट हैं, ओपन फॉरेस्ट हैं, दे आर डिग्रेडिंग राइट नाउ। एंड जो स्क्रब्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, एंड दे आर ऑल्सो शोइंग कि देर इज़ कंप्लीट डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि जब फॉरेस्ट डिग्रेड करेगा तभी जो स्क्रब्स हैं, क्योंकि स्क्रब्स की तो डेंसिटी बहुत ही कम है, उनका एरिया इंक्रीज़ करेगा। तो एक तरफ हमारे जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं उनका नंबर डिक्रीज़ हो रहा है, और जो स्क्रब्स हैं उनका नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, एंड दे आर इंडिकेटिंग दैट आर नेचुरल फॉरेस्ट दे आर डिग्रेडिंग राइट नाउ। दूसरा बड़ा कंसर्न जो इस रिपोर्ट से निकल के आया है, दैट इज़ अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ऑल्दो जियोग्राफिकली फॉरेस्ट कवर एरिया वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई है, लेकिन 2021 ISFR रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली वहाँ पे जो नंबर ऑफ फॉरेस्ट कवर है वो डिक्रीज़ कर रहा है। तो इसका बड़ा रीज़न क्या है ना, एक्सपर्ट्स आर सेइंग इसके रीजंस को अगर हम क्लासीफाई करें तो बड़ा रीज़न तो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं। स्पेशली वहाँ पे लैंडस्लाइड्स और हैवी रेनफॉल बहुत होती है, जिसकी वजह से भी जो फॉरेस्ट कवर है वो डिक्रीज़ कर रहा है। और साथ ही में डेफिनेटली एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो हम लोग करते हैं, मैन जो जिन एक्टिविटीज़ को करता है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, जैसे कि वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो रहा है। साथ ही में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की वजह से भी जब पेड़ों को काटा जाता है, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। एंड नेचुरल फेलिंग ऑफ ट्रीज़ भी होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो नॉर्थ ईस्ट का डिक्रीज़ हो रहा है ना। यहाँ पे ये नोट करना ज़रूरी है, जब आप एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं तो यू सी दैट दीज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दे हैव ग्रेट बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे इतना हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का, एंड अगर ऐसी नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से हमारा फॉरेस्ट कवर डिक्रीज़ होता जाएगा तो इससे अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट है वो हमारी बायोडाइवर्सिटी पे होगा। साथ ही में जो वाटर कैचमेंट होता है एक एरिया की, वो भी इससे डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसके काफ़ी मल्टीफोल्ड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, एंड जिसको लेकर ये आवाज़ आ रही है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को डिफरेंट ओनरशिप पैटर्न्स अपनाने चाहिए। आप पढ़ते हैं इसको कम्युनिटी ओनरशिप या फिर प्रोटेक्टेड ट्राइबल लैंड्स, कुछ ऐसे मेजर्स लें ताकि जो कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पे हो सके, एंड जो ये नंबर डिक्रीज़ हो रहा है ये रुके। और इस साल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारी इस बार की ISFR रिपोर्ट 2021 आई है, इसने सबसे पहली बार उन फॉरेस्ट कवर को असेस किया है जो कि टाइगर रिजर्व्स में हैं या टाइगर कॉरिडोर्स में हैं, या फिर जहाँ पे जैसे कि गिर फॉरेस्ट जो कि एशियाटिक लायंस को होल्ड करता है, इनको पहली बार असेस किया है। तो इसको कहा जा सकता है कि ये जो हमारी असेसमेंट थी इसने फॉरेस्ट कवर इन टाइगर कॉरिडोर्स, टाइगर रिजर्व्स, इन सबको मेजर किया है। वहाँ से ये पैटर्न निकला है कि हमारे जो टाइगर कॉरिडोर्स हैं वहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम 2011 से लेकर 2021 के बीच का डाटा देखें तो इट हैज़ इंक्रीज इन टाइगर कॉरिडोर्स। हाउएवर हमारे जो टाइगर रिजर्व्स हैं वहाँ पे हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो डिक्रीज़ हुआ है। सो देवर अराउंड 20 टाइगर रिजर्व्स जहाँ पे इंक्रीज़ हुआ हमारा फॉरेस्ट कवर, बट देवर अनदर 32 टाइगर रिजर्व्स जहाँ पे ये डिक्रीज़ हुआ है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे बक्सा, अन्नामलाई एंड इंद्रावती टाइगर रिजर्व्स, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है। कौन कौन से? बक्सा, अन्नामलाई एंड इंद्रावती। वेयर अगर हम बिगेस्ट लूजर्स की बात करें जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स के अंदर फॉरेस्ट कवर डिक्रीज़ हुआ है, सो दीज आर कंवल, भद्रा एंड सुंदरबंस रिजर्व्स। ये 3 ऐसे टाइगर रिजर्व्स हैं जहाँ पे टाइगर हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो डिक्रीज़ हुआ है। साथ ही में एक और पॉइंट याद रखिएगा फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, अरुणाचल प्रदेश का जो पाके टाइगर रिजर्व है, अंडर टाइगर रिजर्व, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर
पाके टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, विच इज़ अराउंड 97%। तो 97% पाके टाइगर रिजर्व के अंदर हमारा फॉरेस्ट कवर है, जो कि इंडिया के लिए हाईएस्ट है। इसी के साथ साथ हमारी जो ISFR 2021 है, इसके अंदर जो क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसके एस्टिमेट्स भी दिए गए। और अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, बाय 2030 45 to 64% ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया विल एक्सपीरियंस द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो ये टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, इसका जो इफ़ेक्ट है ये हर जगह पे होगा, एक्सेप्ट फॉर आर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। इनको छोड़कर बाकी सभी स्टेट्स दे आर हाईली वनरेबल इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। और साथ ही में कहा गया कि इंडिया में लद्दाख इज़ गोइंग टू बी मोस्ट लाइकली इफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज। एंड ऑलरेडी इंडिया का जो फॉरेस्ट है, इट इज़ शोइंग शिफ्टिंग ट्रेंड्स ऑफ वेजिटेशन टाइप। जैसे कि सिक्किम में भी हमारे पास शिफ्ट आया है इन टर्म्स ऑफ द वेजिटेशन पैटर्न ऑफ सम स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ भी लगातार शिफ्ट कर रही हैं, चेंज कर रही हैं अपना पैटर्न अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज राइट नाउ। इस रिपोर्ट को इतनी डिटेल में कवर करने का मेन रीज़न ही यही है बिकॉज इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। आपके इन्वायरमेंट के लिए पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और हमारे मेंस के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ दुनिया के हाईएस्ट बैटलफील्ड से है, विच इज़ सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो कि इंडिया का पार्ट है, इट इज़ बेसिकली रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन मेघदूत। 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च होता है। ये एक मिलिट्री ऑपरेशन था जिसकी वजह से इंडियन ट्रूप्स ने पूरे के पूरे सियाचिन ग्लेशियर पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। ना इसे लेकर न्यूज़ ये आ रही है कि कहा जा रहा है कि इसे डीमिलिटराइज करना चाहिए। बार बार आता है कि अब सियाचिन ग्लेशियर को डीमिलिटराइज करना चाहिए। इसे लेकर आर्मी चीफ ने कहा है दैट नो प्रॉब्लम, सियाचिन को डीमिलिटराइजेशन की जा सकती है, लेकिन उसकी प्री कंडीशन ये है कि जो पाकिस्तान है इट हैज़ टू एक्सेप्ट द एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। जो एक्चुअल पोजीशन लाइन है जो डिक्लेयर किया गया है, फॉर एग्जांपल अगर हम LOC की बात करें तो LOC को डिलीनिएट किया गया टू अ पॉइंट विच इज़ कॉल्ड एज NJ 9847। तो वहाँ तक पहुँच जाइए और अंडरस्टैंड कीजिए कि जो एरिया रह गया है वो अनऑक्यूपाइड रहेगा, ना इंडिया के पास ना पाकिस्तान के पास। लेकिन ये दिखने के लिए मिला है कि पाकिस्तान ने बार बार कोशिश की है उस एरिया को भी ऑक्यूपाई करने के लिए। एंड जिसको लेकर आर्मी चीफ ने कहा है तो अगर पाकिस्तान ऐसा करेगा, अगर पाकिस्तान LOC NJ 9842 को रिकग्नाइज नहीं करता तो हमें भी इसको लेकर काउंटर मेजर्स लेने होंगे। राइट नाउ जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से चेंज हो गई है, स्पेशली जो चाइनीज़ एग्रेशन हम ईस्टर्न लद्दाख में फेस कर रहे हैं। तो सियाचिन दोनों तरफ से खतरा एक पोस्ट पे है, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चाइना। ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान भी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा और एक तरफ हमारे पास चाइना है जिनका एग्रेशन लगातार हम ईस्टर्न लद्दाख में देख रहे हैं, तो ऐसे केस में देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ डिसएंगेजमेंट फ्रॉम सियाचिन। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ इंडिया एंड श्रीलंका के रिलेशन से है। पिछले कुछ हफ्तों से हम काफ़ी ज़्यादा श्रीलंका को डिस्कस कर रहे थे, स्पेशली जब इंडिया और श्रीलंका के बीच में त्रिनकोमाली ऑयल टैंक फार्म डील साइन होती है, तब हमने श्रीलंका को डिस्कस किया। आफ्टर दैट लास्ट वीक जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर अपने 5 नेशन टूर पे थे एंड उस टूर के दौरान दे विजिटेड श्रीलंका एज वेल, तब भी हम श्रीलंका की बात कर रहे थे। एंड उस दौरान भी जो बड़ा इशू निकल के आया था वो ये है कि श्रीलंका इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है। पैंडमिक के बाद श्रीलंका की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा वर्सन अप हो चुकी है। एक तो वहाँ पे टूरिज़्म पूरी तरह से ख़त्म ही हो चुका था बिकॉज ऑफ कोविड, एंड साथ ही में श्रीलंका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट रिलायंट कंट्री है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट बेस्ड है श्रीलंका। तो इसलिए क्या हुआ कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डॉलर क्रंच हो चुका है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि उनके जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, एंड श्रीलंका एक काफ़ी बड़े टर्मोइल में था फ्रॉम द इकोनॉमिक क्राइसिस पॉइंट ऑफ व्यू। एंड इसको लेकर उन्होंने चाइना से भी हेल्प ली थी। जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर श्रीलंका विजिट किए थे तब उन्होंने भी चाइना को काफ़ी एड करने की बात की थी।
सेम लाइन पे इंडिया ने श्रीलंका को $900 मिलियन एज एड एक्सटेंड किए हैं, जिसमें $400 मिलियन एज करेंसी स्वैप इंडिया प्रोवाइड करेगा श्रीलंका को, और $500 मिलियन इंडिया जो है वो सेटल करेगा श्रीलंका के जो कि उनके ड्यू हैं फ्रॉम एशियन क्लियरिंग यूनियन। तो टोटल $900 मिलियन की एड इंडिया श्रीलंका को दे रहा है। $500 मिलियन तो डायरेक्टली यूज़ हो जाएंगे टू सेटल डाउन द पेमेंट, लेकिन जो $400 मिलियन हैं उसको इंडिया ने एज करेंसी स्वैप दिया है। तो हमारे लिए यहाँ पे करेंसी स्वैप इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्दो आप इसको काफ़ी डिटेल में आप अपनी इकोनॉमी की क्लासेस में पढ़ेंगे, बट अगर मैं जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो स्वैप का मतलब क्या होता है? स्वैप मीन्स एक्सचेंज। अ करेंसी स्वैप, तो करेंसी का एक्सचेंज। दो कंट्रीज़ एग्रीमेंट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं दैट दे विल एक्सचेंज देयर करेंसीज, और कुछ प्री डिटरमाइंड टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाती हैं पहले से ही, एंड जिसके बेसिस पे ये जो स्वैप है ये किया जाता है। तो इसे लेकर पहले भी काफ़ी न्यूज़ में आया था, बिकॉज जुलाई 2020 में आरबीआई ने सेम तरीके की जो स्वैप फैसिलिटी थी अराउंड $400 मिलियन की तब भी एक्सटेंड की थी टू हेल्प श्रीलंका, स्पेशली तब जब वहाँ पे फर्स्ट वेव चल रहा था पैंडमिक का। तो पहले भी ऐसा हो चुका है, और अब दोबारा इंडिया $400 मिलियन एज करेंसी स्वैप एंड $500 मिलियन एज द पेमेंट सेटलमेंट, तो कुल मिलाकर $900 मिलियन की एड श्रीलंका को दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ साउथ चाइना सी डिस्प्यूट के बारे में है। साउथ चाइना सी, जो कि चाइना के बिल्कुल साउथ में लाई करता है, ये काफ़ी ज़्यादा जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है। रीज़न ये है सबसे पहले तो कि जो साउथ चाइना सी है यहाँ पे काफ़ी वैल्यूएबल ऑयल और गैस डिपॉजिट्स मिलते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट शिपिंग लेन एरिया है, एंड इसको लेकर बार बार कुछ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, फॉर एग्जांपल फिलीपींस, वियतनाम एंड बाकी सब, इन सब ने बार बार वॉइस किया है कि चाइना इलीगली वहाँ पे एक्सपैंड कर रहा है और उनके एरिया के ऊपर कंट्रोल जमा रहा है। इसको लेकर चाइना ने अपनी एक 9 लाइन का एक मैप निकाला और कहा कि हिस्टोरिकली जो साउथ चाइना सी वाला जो एरिया है ये तो चाइना के अंडर था, तो साउथ चाइना सी के चाहे रिसोर्सेज हों, इन सब के ऊपर चाइना का हिस्टोरिक राइट बनता है। ये डिस्प्यूट को हम और जब ये डिटेल में आएगा तब आगे कवर करेंगे। न्यूज़ ये आई है वेडनेसडे को इस साउथ चाइना सी डिस्प्यूट को लेकर यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट सबमिट की है, और उन्होंने कहा है कि वो चाइना के जियोग्राफिकल और हिस्टोरिक बेसिस को दोनों को ही डिनाउंस करते हैं, दोनों को ही नहीं मानते। वो कहते हैं कि जो चाइना का क्लेम है ये किसी भी इंटरनेशनल लॉ के बेसिस पे जस्टिफाइड नहीं है। चाइना अपने आप से एक 9 लाइन लेकर आता है और कहता है कि इन पूरे रिसोर्सेज के ऊपर हमारा हिस्टोरिक राइट है, तो इसको यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने अनलॉफुल डिक्लेयर किया है। उन्होंने कहा है कि जो आसपास के जो नेशंस हैं ये उनकी सॉवरेनिटी के ऊपर खतरा है। जो रिसोर्सेज उनकी एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन में आने वाले हैं उनको चाइना अनलॉफुली चैलेंज कर रहा है विद देयर 9 लाइन। एंड इसके लिए यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने स्टेट किया यूनाइटेड नेशंस ट्रीटी ऑन लॉ ऑफ सी, जिसको यूएन क्लॉज भी बोल दिया जाता है, एंड कहा गया कि चाइना ने इस ट्रीटी को रेटिफाई किया है, लेकिन फिर भी जो रूल ऑफ लॉ है उसे इंटरनेशनल लॉ को चाइना मान नहीं रहा है, उससे काफ़ी अनलॉफुली काम कर रहा है। इसको लेकर चाइना ने काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टैंड लिया, क्योंकि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में यूनाइटेड नेशंस की ट्रीटी लॉ ऑफ सी का जिक्र था, एंड इसको लेकर कहा गया कि वो इंटरनेशनल लॉ को मान नहीं रहे हैं। तो चाइना ने ये कहा कि यूएस जो कि खुद यूएन क्लॉज को रेटिफाई नहीं किया है, यूएस क्लॉज के अंदर चाइना ज़रूर है लेकिन यूएस ने अभी तक इसे रेटिफाई नहीं किया है, वही ये सेम कन्वेंशन को लेकर चाइना को बता रहे हैं कि वो इलीगली काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली चाइना ने इन पूरी चीज़ों को भी वो कर दिया, नलीफाई कर दिया कि ये मिसलीडिंग है, ये सही फैक्ट स्टेट नहीं कर रहा। तो ये पूरी की पूरी न्यूज़ थी। आज आप अपनी एटलिस्ट में साउथ चाइना सी देखेंगे एंड यू विल सी फिलीपींस और वियतनाम, इन दोनों के बीच में आपको साउथ चाइना सी मिलेगा और इनके नॉर्थ में आपको मिलेगा चाइना। तो ये न्यूज़ आज साउथ चाइना सी डिस्प्यूट से रिलेटेड थी। आगे बढ़ते हैं।
हमारी नेक्स्ट न्यूज़ इंडिया और यूनाइटेड नेशंस के बीच में होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये इन्फॉर्म किया कि हमारा और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये जो स्टेप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली लिए जा रहे हैं। एंड इसका मेन एम ये है कि हम एक तरीके की मल्टी डायमेंशनल पार्टनरशिप क्रिएट कर सके विद यूनाइटेड किंगडम। एंड साथ ही में हमारा जो लेदर, टेक्सटाइल, ज्वेलरी एंड प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, इसका जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हो सके। एंड इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि फ़िलहाल हमारा यूके के साथ $50 बिलियन का ट्रेड रिलेशन है, बायलैटरल ट्रेड है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आफ्टर दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 10 सालों में इसको हम $100 बिलियन में कन्वर्ट कर देंगे। इंडिया इस वक्त काफ़ी और कंट्रीज़ के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल UAE, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इज़राइल। एंड इनका मेन एम है कि 2050 तक इंडिया दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगी, जिसके अंदर बड़ा शेयर मिडिल क्लास का होने वाला है विद 250 मिलियन शॉपर्स। तो ये एक तरीके की एक न्यू मार्केट ओपन होने वाली है इंडिया में। एंड इसके चलते दे आर इन्वाइटिंग कंट्रीज़ लाइक UAE, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड इज़राइल। तो आगे आने वाले टाइम में वी विल सी कि इन कंट्रीज़ के साथ बहुत जल्द इंडिया अपना जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसे फाइनलाइज कर लेगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो लेक्चर में हमने आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है जो कि हमारे UPSC एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आई होप you guys enjoyed this lecture. So that is all from my side. Thank you very much. Thanks for watching Dronacharya IAS YouTube channel. Thank you.